अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक न्यूमेरिकल किया था कंप्लीट। के अंदर हमने कुछ चीज़ें उस टाइम सीखी थी। अच्छा, उससे पहले हमने एक और इस तरह की समरी देखी थी, कुछ अपने लिए रूल्स बन। आज भी हम दोबारा से कुछ रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों समरीज को आपने एक साथ देखना है और इस हिसाब से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं कि जब भी कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी, इन इन केसेस को हमने इसी से करना है। जैसे तब हमने बात की थी टैक्स की डेप्रिसिएशन जो है वो हमने लेस करनी होती है। अगर अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन गिवन है तो हमने क्या करना है, ऐड बैक कर देना है। डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस आ रहा है तो उसको अकाउंटिंग वाले को रिवर्स कर देना है हमने और टैक्स वाले को ले लें। सेम इसी तरह आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ अमाउंट्स जो हैं वो गलती से यानी रॉन्गली इंक्लूड होती हैं एक्सपेंसेस के। अच्छा, ये रॉन्गली इंक्लूडेड का मतलब ये है कि टैक्स के लिहाज से वो रॉन्गली इंक्लूड हुई होती, अकाउंटिंग के लिहाज से वो बिल्कुल सही हो रही होंगी। टैक्स के हिसाब से देखें तो हमारे लिहाज से अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि भाई ये गलत इंक्लूड हुई हुई है एक्सपेंसेस। जैसे कि ज़कात है। अगर ज़कात आपको क्वेश्चन में नज़र आ जाए कि उसके अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर ज़कात आपको नज़र आ रही है कि उसने वो लेस की हुई है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। ये इनकम टैक्स के मुताबिक तो अलाउड नहीं है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, तो हम इसको ऐड बैक कर। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि ये ज़कात के केस में अगर ये पे हुई हो अंडर ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये पे हुई है ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो ये इसको रिक्लासीफाई करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंस में हम ऐड बैक कर देंगे ताकि एक्सपेंसेस में से इसका असर ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसको करेंगे इट विल बी डिडक्टेड एज डिडक्टेबल अलाउंस। तो इसको हमने डिडक्टेड, इसको डिडक्शन करनी है इसकी डिडक्टेबल अलाउंस में। तो ये बेसिकली रिक्लासिफिकेशन हो। एक्सपेंस जो है ज़कात नहीं है, अकाउंटिंग के लिहाज से ज़कात एक्सपेंस होता है, लेकिन टैक्स के लिहाज से जब हम वर्किंग करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए तो इसको हम ऐड बैक कर दिया करेंगे। इसको ऐड बैक कर दिया करेंगे क्योंकि इसने डिडक्टेबल अलाउंस की सूरत में लेस होना होता है आपकी टोटल इनकम में से, और फिर आपकी टैक्सेबल इनकम। मतलब आप सारी इनकम्स पहले लेते हो, इनकम फ्रॉम से के प्रॉपर्टी आ गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया। ये सारा करने के बाद आपके पास आ जाती है टोटल इनकम, उसमें से आप लेस कर देते हो ज़कात। तो अगर ये ज़कात यहाँ से लेस होनी है और पहले यहाँ पे लेस हुई हुई है तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने इसको ऐड बैक कर देना, यहाँ से ये लेस होगी, तो ये बेसिकली हम रिक्लासीफाई करते हैं। अच्छा, इसी तरह डोनेशंस अगर अंडर सेक्शन 161, सॉरी, अंडर सेक्शन 61 के अंदर अगर आपने कोई डोनेशंस पे की हुई हैं तो ये एक्सपेंस होगा अकाउंटिंग के लिहाज से, लेकिन हमारे लिहाज से ये एक्सपेंस नहीं है, ये अलाउड नहीं है। इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, इसको भी रिक्लासीफाई करना पड़ेगा। अगर तो ये 61 सेक्शन के अंदर ही पे हुई है, अगर 61 सेक्शन के अंदर जो है वो पे नहीं हुई तो फिर तो बस आपने इसको ऐड बैक कर देना है, ये आपको अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर ये डोनेशन हुई है अंडर सेक्शन 61 के तहत तो फिर आपने इसको टैक्स क्रेडिट के तौर पे लेना है, क्योंकि वो हमें अलाउ है टैक्स के अंदर। ठीक है, मतलब आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, उसके बाद टैक्स क्रेडिट के अंदर जो है आपने इसको लेस करना है, तो ये भी रिक्लासीफाई हो जाएगी। अगर ये यहाँ से आप इसका टैक्स क्रेडिट ले रहे हो और यहाँ पे भी ये लेस हुई हुई है तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा इसका इफेक्ट टैक्स के अंदर, सो इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ से टैक्स क्रेडिट के तौर पे इसको डिडक्ट करेंगे। अच्छा, फिर अगर आपने डोनेशन दी हुई है पुअर्स, बेगर, फैमिली मेम्बर्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि वो 61 के तहत नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है भाई, सिंपल इसको ऐड बैक कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये रिक्लासीफाई नहीं हो रहा, ये सिंपल आपने ऐड बैक कर दे, ये आपको अलाउ नहीं है एक्सपेंस। काउंटिंग के हिसाब से आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको अलाउ नहीं होगा एज एक्सपेंस या एज टैक्स क्रेडिट। फिर क्वेश्चन में उसमें आपको याद होगा कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी एडजस्टमेंट की थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर क्वेश्चन में आ रहा हो तो ये बेसिकली एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो एसेट है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग में भी गलती हुई होगी, उन्होंने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया है। ये तो एसेट में आना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस एज डिडक्शन, सो ऐड बैक, हम इसको ऐड बैक कर दिए करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट में बी फॉर लीज, में बी फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सिक्योरिटी डिपॉजिट आप डिफरेंट केसेस में दे रहे होते हैं।
हो सकता है आपने लीज़ करवानी है, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, हो सकता है कि आपने बाटा वालों से या SNGPL से कोई कनेक्शन लेना हो बिजली का या गैस का, उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कुछ एडवांस दिया हुआ, तो ये आपका एसेट होता है, आपका एक्सपेंस नहीं होता। फिर अगर क्वेश्चन में एडवांस इनकम टैक्स को लेस किया हुआ हो, तो एडवांस इनकम टैक्स तो हमने कहा था ये यहाँ पे आपको टैक्स जो लायबिलिटी निकलती है उसमें से आप एडवांस टैक्स को लेस कर देते हो, क्योंकि आपने वो पहले से ही पे किया हुआ है, तो उसके बाद बाकी टैक्स पेएबल बनता है जो गवर्नमेंट को। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं होता, ये भी एक किस्म का आपका एसेट होता है। और जब हम टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हैं तो जितना हमने टैक्स पेएबल निकालते हैं एंड पे क्वेश्चन के रेट वगैरह अप्लाई करने के बाद, टैक्स क्रेडिट वगैरह सारा कुछ लेने के बाद, जो आपका बच जाता है जो आपने पे करना है, उसमें से आप इसको लेस कर देते हो कि भाई इतना तो मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। तो इसको भी एक्सपेंसेस में नहीं लेना, इसको भी ऐड बैक करना है और डिडक्ट करना है एट द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के एंड पे आपने इसको डिडक्ट करना है। अच्छा, फिर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए वो लेस किए हुए हैं, तो भाई ये तो अलाउ नहीं होते, ये तो उसके पर्सनल है। और हमने ये अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा है कि बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटीज होते हैं दोनों। तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर है तो आपने उसको ऐड बैक कर देना और मज़ीद कुछ भी नहीं करना। ये बेसिकली अकाउंटिंग में भी गलती हुई है, तो उसी को आपने करेक्ट कर देना है। फिर अगर कोई कॉस्ट हुई है जो प्रिपेयर करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने एक सेक्शन पढ़ा हुआ है, ये तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? इसको हम ऐड बैक कर देंगे और उसके बाद इसको अमोर्टाइज किया करेंगे, ठीक है। 20% के हिसाब से अमोर्टाइज होता है ये, एक किस्म का इंटेंजिबल एसेट के तौर पर ट्रीट हो रहा होता है टैक्स के अंदर। सो इसकी अमोर्टाइजेशन आपने लेस करनी है और इसको ऐड बैक कर देना है अकाउंटिंग के प्रॉफिट के अंदर, जो उन्होंने अकाउंटिंग के हिसाब से इसको लेस किया। तो ये दो समरीज है ना, इनको बहुत अच्छे से आपने अपने नोट्स की शक्ल में तैयार कर लेना है, ये बहुत काम आएंगे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने। अच्छा, उसके बाद है कि ये तीसरा पार्ट है, ये भी एक समरी है, ठीक है। इनकम डेट में बी इंक्लूडेड इन अदर इनकम। समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो अदर इनकम में इंक्लूड की होती है, जैसे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर, जैसे डिविडेंड इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड बिल्डिंग। शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं, कि अगर उनके ऊपर कोई गेन आया है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर डिविडेंड इनकम आई है तो ये सेपरेट ब्लॉक में चली जाएगी। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जानी चाहिए, बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी चाहिए। अगर आपने बिल्डिंग सॉरी बिजनेस की लैंड बेची है तो ये भी सेपरेट ब्लॉक में जाए। तो ये अकाउंटिंग के लिहाज से तो उन्होंने इनकम बिजनेस इनकम के अंदर ऐड किए होंगे, लेकिन टैक्स के लिहाज से तो ये सेपरेट हेड ऑफ इनकम्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनको वहाँ से क्या करना है, ऑल दीज विल बी डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड विल बी रीक्लासिफाइड एट रेलेवेंट प्लेस यूजिंग टैक्स रूल। तो हमने जो पढ़ा हुआ है उस असूलों के मुताबिक हमने इसको रीक्लासीफाई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बना लीजिएगा आप। चलें, अब हम अपना जो लास्ट पोर्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस का उसको पढ़ते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, इस पोर्शन से पहले हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, वो सारा हमने पढ़ा था नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में, ठीक है। अभी तक हम जितना भी पढ़ के आए हैं, कोई भी बिजनेस जो है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, सर्विसेज का बिजनेस हो, वो सारे क्या बिजनेस होते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव, ठीक है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। एक खास किस्म का बिजनेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो क्या सराइयाँ या इस तरह का इसका मतलब बनता है, ये एक खास बिजनेस का नाम है। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं वो नॉन स्पेकुलेशन, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी टैक्स की कैलकुलेशन, वो सारा कुछ हम सीख चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। इसका मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो दो तरह की होगी, एक होगी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की और एक होगी स्पेकुलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेकुलेशन बिजनेस।
टैक्स implication on speculation business, where a person carries on a speculation business. जब कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है आगे चल के, लेकिन अगर कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा हुआ, आपको ये पता लग गया है कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा है, तो उसकी टैक्स के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। उनको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से अलग ट्रीट करना है, इसको उसका पार्ट नहीं बनाना आप, इसको आपने ट्रीट करना है सेपरेट फ्रॉम स्पेकुलेशन। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, इसको ट्रीट भी सेपरेट करना है और इसकी कैलकुलेशन भी सेपरेट। अच्छा, फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस स्पेकुलेशन बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, अब समटाइम क्या होता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर रहा है प्लस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा, दोनों बिजनेस वो कर रहा है, शायद अकाउंटिंग के हिसाब से वो इनकी एक साथ ही इनकम स्टेटमेंट बना रहा हो, वो इसके खर्चे भी दोनों के एक हिसाब से ही कर रहा हो। तो हमने कहा था जैसे हम कोई एक खर्चा हो वो दो हेड ऑफ इनकम्स में आ जाए तो हम उसको अपोर्शन कर लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ। सेम इसी तरह क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस जो है वो दो डिफरेंट हैं, तो उनके अगर कोई खर्चे कॉमन हो रहे हैं तो आपने उसको अपोर्शनमेंट कर लेनी है। और अपॉर्चनमेंट कर लेनी है स्पेकुलेशन बिजनेस को, आपने यही कंसिडर करना है कि सेपरेट हेड ऑफ इनकम, हालांकि है इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट, लेकिन इसको जब आपने अपॉर्चनमेंट करनी है तो इसी तरह इसको लेके चलना है जैसे एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम हो। तो जो कॉमन खर्चा होगा उसको दोनों के अंदर आपने अपॉर्शन कर। प्रॉफिट जो होगा आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से शैल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये याद रखना ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस ही, लेकिन ये स्पेकुलेशन वाला बिजनेस है। तो जो भी आपको इससे इनकम आएगी यानी जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखोगे। सो अब आप काम कैसे करोगे? से एक बंदे की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आ रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आ रही है, वो दोनों काम करते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप लिखोगे स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, और नॉन स्पेकुलेशन ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनको इसको अल्टीमेटली ये क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, लेकिन इसको अलग से इसकी कैलकुलेशन होती है। इसी तरह अगर प्रॉफिट आ रहा था तो हमने अलग इसको दिखाया था, इसी तरह लॉस अगर आ रहा हो तो उसको भी हमने अलग दिखाना है, उसको एडजस्ट नहीं करना किसी और हेड के। अब बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है और एक्सेप्शंस क्या है। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी, यानी गुड्स की परचेज या सेल का कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके अंदर शामिल होता है स्टॉक या शेयर्स भी, शेयर्स या स्टॉक भी हो सकते हैं, यानी गुड्स, शेयर्स या स्टॉक, इन सब की बात हो रही है। इनकी अगर आप परचेज या सेल कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और ये सेटल नहीं हो रही, इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। मतलब दो लोग हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के ना ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का कर लेते हैं? से शेयर्स का कर लेते हैं, कोई स्टॉक पड़ा हुआ उसका कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का ये जो है ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बेच रहा होगा, एक सेल कर रहा होगा, एक बाय कर रहा होगा, लेकिन ये जो बाय और सेल हो रही है इसमें एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होना है ना तो इसकी डिलीवरी नहीं होनी, मतलब ये हवाई बात हो रही है, इसी को स्पेकुलेशन कहते हैं। ये एक्चुअली वो चीज़ बेचने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आगे चल के हम एक एग्जांपल करेंगे, आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये एक एग्जांपल करते हैं हम, एक सेकंड। अच्छा, इन अगस्त 2015 एलटी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है। एलटी एक होगा और एक एमई होगा, दो हैं, ठीक है, हम कहते हैं ये दो बंदे, एक एलटी है और एक है एमई। इन्होंने साइन कर लिया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
एल टी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद एम ई फॉर परचेज। इसका मतलब है कि एल टी जो है ये परचेज करने जा, ये क्या करने जा रहा है, सेल करने। अच्छा, अगस्त 15 को, अगस्त 2015 को एलटी ने साइन कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद एमई फॉर परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मेस एट ₹15,000 पर मेट्रिक टन। डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर 2015। आज अगस्त में बैठे हुए हैं, सितंबर अक्टूबर, मतलब एक महीने के बाद अगले महीने में ये कह रहे हैं कि भाई डिलीवरी जो है वो तब एक्सपेक्टेड है। एम ई आल्सो एग्री टू रीपरचेज। अच्छा, पहले क्या हो रहा है कि एम ई जो है वो सेल कर रहा है और ये परचेज कर रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्यूचर के बारे में, ये अगस्त में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इन्होंने कहा है कि भाई ये डिलीवरी जो है ये जाके होगी अक्टूबर में। अच्छा, फिर एम ई ने कहा कि भाई मैं तुमसे ना ये रीपरचेज कर लूँगा। पहले इसने बेचा था इसको, इसने परचेज किया था, बाद में वो कह रहा है कि मैं रीपरचेज कर लूँगा, कि भाई मैं बाद में तुमसे रीपरचेज कर लूँगा और ये सेल कर देगा। एंटायर लोट जितना भी था ये 500 मैट्रिक टन जो थे, ये सारे का सारा एट द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या, जिस दिन सेल हो रही है उस दिन के ऊपर मैं आपसे ये वापस खरीद लूँ। अब अक्टूबर की बात है, यहाँ पे अक्टूबर है। प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू रुपीज़ 18,000। ठीक है, इन्होंने पहले जब ये बेचा था इसने एमी ने, तो ये इसने 15,000 का बेचा था, जब वापस खरीदेगा तो ये 18,000 का है। ठीक है, जब इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था अगस्त में बैठ के, तो ये 15,000 के ऊपर इसको बेच रहा था और ये बाय कर रहा था, एल टी बाय कर रहा था और एम ई बेच रहा था 15,000 का। और जब अक्टूबर आया तो ये कहता मैं तुमसे रीपरचेज कर लूँगा। ठीक है, और वो अक्टूबर, इस टाइम इनको नहीं पता था कि अक्टूबर में क्या रेट होगा। अक्टूबर में रेट हो गया उसका 18,000 पर मेट्रिक टन। एल टी सोल्ड द इंटायर लॉट टू एम ई विदाउट टेकिंग डिलीवरी। अब यहाँ पे ये बात आ जाए, विदाउट टेकिंग डिलीवरी इसका मतलब है एक्चुअली तो ये जो है सेटल ही नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के साथ, एक्चुअल डिलीवरी तो हुई नहीं कमोडिटी, ये तो हवा में ही बातें की थी इन्होंने। पहले कहीं बैठ के उन्होंने फ्यूचर के बारे में कॉन्टेक्ट किया कि भाई आज क्या रेट चल रहा है, 15,000 चल रहा है, तो उसने कहा ले भाई इधर ही बैठे बैठे मैं तुझे ना 15,000 बेच दूंगा, अक्टूबर में डिलीवरी ले ली, अक्टूबर में मैं तुमसे वापस परचेज कर लूँ। अच्छा, जब इसने बेचा था तो 15,000 के हिसाब से बेचा था, जब खरीदना पड़ रहा है तो 18,000 का, मतलब कि एम ई बेचारे को 3,000 की ठुक गई है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि ये 12,000 हो जाता तो 3,000 का फ़ायदा हो जाना था। तो जो ये स्पेकुलेशन बिजनेस होता है ना, तो इसमें आप लिख लो कि एक को हमेशा फ़ायदा होगा, एक को हमेशा ही नुकसान होगा। ये किस्म की आप कह लो कि आप जुआ खेल रहे हो। आज आप बैठ के कह रहे हो कि भाई इतने का है, मैं तुमसे रीपरचेज कर लूँगा। अब जिस टाइम पे रीपरचेज करना है या डिलीवरी का जो टाइम है, उस टाइम पे हो सकता है वो महंगी हो जाए चीज़, हो सकता है सस्ती हो जाए चीज़। यही स्पेकुलेटिव बिजनेस है। अच्छा, कैलकुलेट स्पेकुलेशन गेन और लॉस इन दी बुक्स ऑफ एल टी और एम ई। इस केस के अंदर एल टी को फ़ायदा हुआ, उसने 15,000 की चीज़ें खरीदी, 18 की बेच दी। ठीक है, तो 3,000 का उसको फ़ायदा हुआ, एम ई को 3,000 का नुकसान हुआ। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो इनकी बुक्स में एंट्री क्या हो रही होगी। अच्छा, एल टी की बुक में एंट्री हो रही होगी पहले, परचेज कर रहा होगा वो 7.5 मिलियन की। 7.5 मिलियन की कैसे परचेज कर रहा होगा कि 500 मैट्रिक टन थे और 15,000 पर मैट्रिक टन के हिसाब से उसने इतने की परचेज की होगी और इसने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया होगा इतने से ही एलटी की बुक में। एमी ने क्या किया होगा, उसने डेटर को 7.5 मिलियन से डेबिट कर दिया होगा और सेल को 7.5 मिलियन से क्रेडिट कर। अच्छा, अब जब ये दोबारा इसने रीपरचेज किया तो एलटी की बुक में क्या एंट्री हुई, इसने सेल की 9 मिलियन की और डेटर को डेबिट कर लिया, इसने परचेज की 9 मिलियन की और क्रेडिटर को क्रेडिट। तो काउंटर एंट्री आपको याद होगी, तो बेसिकली ये काउंटर एंट्री होनी है। अल्टीमेटली जो है वो नुकसान हो रहा है, तो स्पेकुलेशन गेन या लॉस अगर हम एलटी की बुक में देखें तो इसको गेन हो रहा है। इसने सेल कितने की है, इसने 18,000 के हिसाब से सेल की है, 500 मैट्रिक टन जो भी थे
वो 9 मिलियन की सेल की है और इसको कॉस्ट कितने की पड़ रही थी 15,000 के हिसाब से 7.5 मिलियन, इसको स्पेकुलेशन गेन हुआ 1.5 मिलियन। एमई की बात करें, एमई को स्पेकुलेशन लॉस हो गया जितना इसको गेन हुआ है उतने, सेम कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके लिए सेल ये बन जाएगी और ये उसकी कॉस्ट बन, तो ये दोबारा से मैंने वही एंट्री यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो वही एंट्री, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, however the following will not be considered as speculation, यानी कि ये एक्सेप्शंस हैं। हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस को कहा किया कि भाई उसमें आप क्या करते हो, एक्चुअली डिलीवरी नहीं करते। तो अब हम उसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक, आपने इस तरीके से याद करना, जो ग्रीन किया एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक है, यानी गुड्स की बात हो। अच्छा, मर्केंटाइल बिजनेस है, यानी कि वो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर स्टॉक ही है मर्केंटाइल बिजनेस के अंदर। टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए कि भाई ये इस वजह से किया है कि लॉस को गार्ड किया जा सके, लॉस को कम किया जा सके, तो हम ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे गुड्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ताकि लॉस को गार्ड किया जा सके, उस सूरत में हम उस बिजनेस को स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब ये थोड़ी सी आपको मुश्किल बात लग रही हो, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन। जैसे पिछले केस में हमने दो पार्टीज पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है, ये अपना बिजनेस करता है, ये अपना बिजनेस। अच्छा, इसके पास ना कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ये इसको डर है कि यार फ्यूचर में ना कहीं स्टॉक की वैल्यू कम ना हो जाए, तो इस जो इसका रिस्क है ना, मतलब इस डर को कि इसको फ्यूचर में लॉस ना हो जाए, इसने इसके साथ स्पेकुलेटिव बिजनेस, ताकि अगर इसको एक्चुअल में बेच के चीज़ें लॉस हो तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इस तरीके से करेगा कि इसको फ्यूचर में उससे फ़ायदा हो, तो वो जो लॉस होना है वो उस फ्यूचर के जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया स्पेकुलेटिव का उसके साथ नेट हो जाए, अल्टीमेटली इसको लॉस कम। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो लोग हैं, ठीक है, इसके पास शेयर्स हैं पीटीसीएल। अच्छा, ये कहता है कि भाई पीटीसीएल के शेयर्स हैं और इसके पास किसी और के शेयर्स होंगे, खैर ये दोनों लोग हैं, इसके पास पीटीसीएल के शेयर्स हैं, इसने अपने पास शेयर्स रखे हुए हैं। अब ये शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे स्टॉक की बात है, स्टॉक की बात कर लेते हैं। से इसके पास ना चावल पड़े हुए हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। इसको डर है कि यार ये चावल ना एक महीने बाद हो सकता है महंगे हो जाएं या हो सकता है सस्ते, तो ये इस बंदे के साथ ऐसा बंदा ढूंढता है जिसके साथ वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर इसको ये डर है कि ये फ्यूचर में जो है वो हो सकता है चावल सस्ते हो जाएं, तो ये इस लिहाज से इससे करता है कि भाई ये जब कॉन्ट्रैक्ट इनका सेटल हो तो यहाँ से जो इसको लॉस होगा ना एक्चुअल चावल बेच के, वो इस स्पेकुलेटिव बिजनेस के तहत ना इसको गेन हो रहा हो, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेके चलेगा। जितना उसको गुड्स को बेच के एक्चुअल में बेच के उसको लॉस होना है ना, उसको टैकल करने के लिए वो ऐसा स्पेकुलेटिव बिजनेस में जाता है कि भाई उसको वहाँ से गेन हो जाए, तो लॉस और गेन दोनों आपस में सेट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन फॉर फुलफिलिंग द पर्सनस अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड। जो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना वो, उसके अंदर तो उसने एक्चुअल डिलीवरी नहीं करनी, उसमें तो उसने चीज़ें बेचनी नहीं है, तो अल्टीमेटली सेटल होगा कि 2 महीने बाद क्या रेट होगा इस पर, आज तुम मुझे बेच दो बाद में मैं तुम्हें खरीद लूँगा, या आज मैं तुम्हें बेचता हूँ बाद में मैं आज मैं तुम मुझे बेच दो बाद में मैं तुमसे तुम्हें बेच दूंगा, या इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसमें तो एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी, लेकिन ये क्या चाह रहा है कि इसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका काम ट्रेडिंग का है, मर्केंटाइल का है, चीज़ें बेचता है, तो ये चाह रहा है कि यार उसमें फ्यूचर में मुझे कोई लॉस ना हो जाए। कब लॉस ना हो जाए, जब ये एक्चुअल में किसी और पार्टी को ये चावल बेचेगा तब इसको लॉस ना हो जाए, इसको गार्ड करने के लिए उसने स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं समझ। अच्छा, फिर हम कर लेते हैं शेयर्स की बात। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो शेयर्स का जो कि किया गया हो डीलर इन्वेस्टर की तरफ से
टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, ताकि वो लॉस को गार्ड कर सके इन द पर्सनस होल्डिंग ऑफ शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। उसने अपने पास शेयर्स रखे हुए हैं, उनको बेचते वक्त उसको कहीं लॉस ना हो जाए, इसको गार्ड करने के लिए उसने कोई स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इसको भी हम नहीं समझेंगे कि ये स्पेकुलेटिव। तीसरे नंबर पे है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ जॉबिंग आर्बिट्रेज। ये जॉबिंग आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि बाय शेयर करना एक स्टॉक एक्सचेंज से और उसको दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो बेचना। अब तो खैर इसकी आई थिंक इजाज़त नहीं है, किसी दौर में ये होता था कि आप लाहौर के स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के कराची पे बेच देते थे, कराची से खरीद के लाहौर में बेच देते, और आपका बिजनेस ही यही होता, ठीक है। ये उसका ऑर्डिनरी बिजनेस होगा, मतलब आमतौर पे वो काम ही यही कर रहा है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बंदा करे जो मेंबर हो फॉरवर्ड मार्केट का या स्टॉक एक्सचेंज का, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह की एक फॉरवर्ड मार्केट, वो इसका मेंबर है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन ऑफ जॉबिंग आर्बिट्रेज, जहाँ पे वो एक से शेयर खरीद के, एक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में बेचेगा, या एक फॉरवर्ड मार्केट से खरीद के किसी दूसरी फॉरवर्ड मार्केट में बेचेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो गार्ड करना चाहता है अगेंस्ट लॉस्ट विच में अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो लगता है यार जब मैं ये ट्रांजैक्शंस करूंगा ना तो मुझे ये लॉस हो सकता है, तो इससे बचने के लिए मैं एक स्पेकुलेटिव बिजनेस कर लेता हूँ, एक किस्म का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मुझे एक्चुअल में लॉस हो भी गया तो यहाँ से गेन हो जाएगा, या एक्चुअल में लॉस ना हुआ तो यहाँ से हो सकता है लॉस हो जाए। तो दोनों नेट करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो एक स्पेकुलेटिव जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है। तो इस सूरत में भी हम नहीं समझेंगे कि उसने क्या किया है, उसने स्पेकुलेटिव। याद इसको आप ऐसे कर लीजिएगा कि भाई पहला है गुड्स के बारे में, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टॉक कौन कर रहा है, मर्केंटाइल बिजनेस कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि गार्ड कर सके अगेंस्ट लॉस, इस वजह से कि प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। जब वो फुलफिल करे कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जिसमें उसने एक्चुअली डिलीवर करनी है। दूसरे नंबर पे है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स है, सॉरी शेयर्स है, यहाँ पे गुड्स थी यहाँ पे शेयर्स है। कर कौन रहा है, कोई डीलर या इन्वेस्टर कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ताकि वो गार्ड कर सके लॉस को, ठीक है, क्योंकि उसने होल्ड किए हुए हैं शेयर्स और उसको नुकसान किस वजह से हो सकता है, गार्ड किस लॉस को करना चाह रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो, शेयर्स की प्राइस कम ज़्यादा ना हो। तीसरे को ऐसे याद करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेंबर ने किया है, वो मेंबर किसका है, फॉरवर्ड मार्केट का है या स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कि उसको जो है ना वो जॉबिंग आर्बिट्रेज के अंदर उसको कोई लॉस ना हो जाए, इसको गार्ड करने के लिए जो वो आमतौर पे बिजनेस। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड ये मेंशन हो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन स्पेक। तो वो क्वेश्चन है जिसमें एक बंदे की स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, तो आपने देखा है कि भाई उसने ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस तो ठीक है वो कर रहा है, वो तो एनटीआर है। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है ये भी एनटीआर है, लेकिन ये सेपरेट है नॉन स्पेकुलेटिव। लेकिन जो स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि वो गार्ड कर सके किसी लॉस के अगेंस्ट, तो भाई फिर इसको भी आपने स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करना, ये भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो आई होप आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है बट इसको याद किया जा सकता है। हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ लिया, हमने कहा कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस लग रहे होंगे लेकिन फिर भी हम उनको समझेंगे नहीं, उनको हम बाकी बिजनेस की तरह ही ट्रीट करेंगे। हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर ये कहा था कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा उसको सेपरेट ट्रीट करना है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन सेपरेट होनी है, उसके एक्सपेंसेस को पोर्शन करना पड़ना है, उसके प्रॉफिट को इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही लेना है लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव से अलग लेना है। और अगर कोई लॉस है तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसके साथ या किसी और हेड के। लेकिन अगर ये जो अभी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी हैं इस केस में ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, फिर हम सारे काम वही करेंगे, हम उसको नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी नॉर्मल बिजनेस इनकम जैसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की होती है उसी तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, अच्छा हमारा एक और टॉपिक भी रहता है, इसको भी हम कर ही लेते हैं। इसका नाम है मिनिमम टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन पर्सन। कुछ खास लोग हैं जिनके ऊपर मिनिमम टैक्स, मिनिमम का मतलब क्या है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम इतना टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, जो ये सेक्शन का
अच्छा, दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रेजिडेंट कंपनी। कोई भी रेजिडेंट कंपनी जो है, रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको पड़ी हुई है। कोई भी कंपनी जो रेजिडेंट है उसके ऊपर ये लगेगा कि उसने कम से कम इस सेक्शन के हिसाब से तो टैक्स देने ही देना। कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी, उसकी अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। अच्छा, अब ये दो तो हो गए सिंपल केसेस। कोई भी कंपनी है वो रेजिडेंट है, सिंपल उसके ऊपर ये लगेगा मिनिमम टैक्स। कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी है, उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा। यहाँ से अब आपने देखना है, ये है इंडिविजुअल और ये है एओपी, इनके इनके लिए देखना है। एन इंडिविजुअल हैविंग टर्न ओवर ऑफ ₹100 million और अबव, 2017 से ऑनवर्ड जितने भी साल हैं, मतलब अब भी ये इसी तरह अप्लाई हो। जब क्वेश्चन में इंडिविजुअल हो, उसके ऊपर ये सेक्शन लगाने से पहले, मिनिमम टैक्स लगाने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि टर्न ओवर 100 million या उससे ज़्यादा तो नहीं है। सेम इसी तरह अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसके लिए भी आपने देखना है कि टर्न ओवर 100 million या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर 100 million या उससे ज़्यादा का टर्न ओवर है, यानी कि सेल्स अगर 100 million या उससे ज़्यादा की हैं, तो फिर मिनिमम टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर नहीं है तो एओपी और इंडिविजुअल के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर उनकी टर्नओवर 100 million या उससे कम है। कंपनी के केस में टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट कंपनी हो और उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, तब भी ये टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं, इनके ऊपर तो लगना ही लगना है, लाजमी लगेगा। इनके केस में इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी के केस में आप टर्नओवर देखोगे, अगर टर्नओवर से एक्सीड होता है 100 million उससे ज़्यादा होता है, तो फिर ये सेक्शन लगाना है आप। ये सेक्शन अप्लाई होगा वेयर ड्यू ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन वजूहात की वजह। ठीक है। अच्छा, दिस सेक्शन अप्लाई वेयर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, अगर किसी साल में लॉस हो रहा है, तो अगर ये मिनिमम टैक्स का सेक्शन ना होता तो फिर तो उसको तो कोई टैक्स ही देना ना पड़ता। तो गवर्नमेंट कहती है भाई बेशक तुम्हें लॉस हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी सेल 100 million से ज़्यादा है और तुम इंडिविजुअल हो, तो तुम पे ये सेक्शन लगेगा। अगर तुम एओपी हो और 100 million या उससे ज़्यादा की तुम्हारी सेल है, तो फिर भी सेक्शन लगेगा। यानी लॉस के केस में वैसे तो उसने टैक्स नहीं देना था, लेकिन उसके ऊपर ये लग जाएगा। और कंपनी के केस में चाहे उसको लॉस हो, 100 million से कम भी सेल हो, तब भी लगेगा। तो ये सेक्शन लग क्यों रहा है कि समटाइम बिजनेस को लॉस आ रहा होता है तो वो टैक्स नहीं दे रहे होते, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें तो टैक्स चाहिए, तो टैक्स लेने के लिए वो क्या कहते हैं, मिनिमम टैक्स तो दो ही दो। तो इसलिए ये सेक्शन अप्लाई होता है। या सेटिंग ऑफ ऑफ लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर, आपके पिछले सालों से कोई लॉस चलता आ रहा है, आप क्या करते हो, इस साल प्रॉफिट हुआ है, उस पिछले साल के साथ लॉस के साथ एडजस्ट करके आप कहते हो मैंने टैक्स नहीं देना, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको मिनिमम सेक्शन के तहत तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उसके कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, अगर आप कंपनी हो तो फिर तो दो ही दो, बेशक आप लॉस एडजस्ट कर रहे हो फिर भी मिनिमम टैक्स दो। अगर आप एग्जाम्पशन हुई है टैक्स से और आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो फिर भी मिनिमम टैक्स लगेगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप रेजिडेंट कंपनी हो या नॉन रेजिडेंट कंपनी की परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो या इंडिविजुअल या एओपी हो और आपका टर्नओवर 100 million है उससे ज़्यादा है, या आपके पास कोई क्रेडिट या रिबेट की वजह से आपका टैक्स कम बन गया, स्टिल आपने मिनिमम टैक्स के तहत देना है। या आप क्लेम कर रहे हो अलाउंसेस और डिडक्शंस, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन और मोनेटाइजेशन की वगैरह की डिडक्शन हुई है और आपको टैक्स कम बन रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई मिनिमम टैक्स तो देने। नो टैक्स इज पेएबल और टैक्स पेएबल इज लेस देन 1.25% ऑफ, ये मिनिमम टैक्स। अभी तक हम मिनिमम टैक्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप रेजिडेंट कंपनी हो और रेजिडेंट कंपनी हो और रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट कंपनी हो और यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इंडिविजुअल हो 100 million, ठीक है, या उससे ज़्यादा का आपका टर्नओवर है, एओपी हो 100 million, सॉरी, या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है, तो फिर आपने अपनी टर्नओवर, टर्नओवर का मुराद अभी तक हम सेल ही लेते हैं, आगे चल के पढ़ते हैं टर्नओवर, सेल का आपने 2.5%, चाहे आपको लॉस हो, अगर आप इनमें से कोई हो तो आपने अपने टर्नओवर का 1.25% तो, चाहे आप पिछले सालों को लॉस एडजस्ट कर रहे हो फिर भी आपने देना। तो भी हमने जो पिछली स्लाइड पढ़ी उन वजूहत की वजह से हो सकता है आपको टैक्स ना देना पड़े या कम टैक्स देना पड़ रहा हो, तो गवर्नमेंट कहेगी कम से कम इतना मिनिमम टैक्स तो दो ही दो भाई। टैक्स पेएबल डज नॉट इंक्लूड दी टैक्स ऑन फाइनल टैक्सिंग, फाइनल टैक्स इनकम के ऊपर ये नहीं अप्लाई हो रहा है, ये बाकी केसेस के। चलें, वेयर दिस सेक्शन अप्लाई,
द टर्न ओवर पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द। अगर ये सेक्शन लग गया आपके ऊपर, फिर जो आपका टर्न ओवर है वो मिनिमम इनकम, द पर्सन शैल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 1.25% ऑफ पर्सनस टर्न ओवर फॉर द ईयर। तो उसको अपने साल की जो टर्न ओवर है उसका 1.5% देना, 1.25% देना। इन सम केसेस रिड्यूस रेट में भी एप्लीकेबल, सम केसेस में ना, ये कुछ खास केसेस में इससे कम रेट भी है कि 1.25% आपका मिनिमम नहीं है, इससे कम हो। नॉर्मल केसेस में वैसे यही होता है। वेयर टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ टर्न ओवर एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेबल। आप अगर NTR के मुताबिक टैक्स निकालो, देखिए वो 20 रुपये बन रहा है, और आपने 1.25% यानी मिनिमम टैक्स निकाला, वो बन गया 30 रुपये। तो ये एक्सीड कर गया आपका नॉर्मल टैक्स से, 10 रुपये से आप ज़्यादा टैक्स दे। हालांकि ये तो टर्नओवर के ऊपर लग रहा है, ये तो आपका प्रॉफिट नहीं था, लेकिन टर्नओवर के ऊपर लग रहा है। तो अगर आपने 10 रुपये से ज़्यादा टैक्स दे दिया, द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड शैल बी कैरी फॉरवर्ड। तो जो आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, ये अगले सालों में आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, एडजस्ट कर लेना अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। अगर कहीं अगले सालों के अंदर से कि ये 2025 2026 के अंदर आपका बन गया NTR के मुताबिक, जो है वो बन गई, आपका टैक्स जो है 30 रुपये बन गया, और मिनिमम के मुताबिक आपका बन गया 15 रुपये, तो उस टाइम ये 10 रुपये एडजस्ट कर। 3 साल का टाइम है, इसके अंदर अंदर एडजस्ट कर सकते हो। अगर 3 साल के अंदर एडजस्ट ना कर सके तो फिर बस जो दे दी है वो दे दी। द 3 years विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर फॉर विच मिनिमम टैक्सेस। जिस साल आपने मिनिमम टैक्स पे किया उससे अगले 3 साल। अच्छा, टर्नओवर की बात करते हैं। तो टर्नओवर का मतलब है द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मतलब आपकी जो सेल है ना, जो चीज़ें आपने बेची हैं, उसकी ग्रॉस अमाउंट आपका टर्नओवर समझी जाएगी, लेकिन इसमें से आपने लेस कर देना है। अगर उसके ऊपर आपने सेल टैक्स लगाया हुआ है वो लेस कर देना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो लेस कर देना है, एनी डिस्काउंट शोन ऑन इनवाइसेस और बिल, ये उसमें से लेस करके बाकी जो आपकी सेल हुई है ना, उसकी ग्रॉस अमाउंट जितनी है उसके ऊपर वो टर्नओवर समझा जाएगा, और उसके ऊपर 1.25% आपको टर्नओवर टैक्स देना। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी कुछ चीज़ें बेच रहे हो, कुछ फाइनल टैक्स वाली चीज़ें बेच रहे हो, तो फाइनल टैक्स वाली के ऊपर ये नहीं लगता। अगर आप खाली फाइनल टैक्स ही बेच रहे हो तो फिर ये लगनी नहीं। अच्छा, द ग्रॉस फी। अच्छा, पहले हमने यहाँ पे जो पढ़ा है, यहाँ पे है सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही। ठीक है, कि उस अगर कोई बंदा गुड्स बेचता है तो उसके लिए टर्नओवर क्या होगा, ग्रॉस रिसीट्स जो उसको हो रही हैं, जितने पैसे मिल रहे हैं सेल करके गुड्स को, वो टर्नओवर समझा जाएगा, उसमें सेल टैक्स और बाकी चीज़ें लेस। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, आपका बिजनेस है रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, तो आपने जितनी ग्रॉस फी ली है रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, वो सारी की सारी आपकी टर्नओवर समझी, एक्सेप्ट फॉर के जो फाइनल टैक्स में। अच्छा, ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने पीछे में गुड्स पढ़ा, यहाँ पे सर्विसेज पढ़ा। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, गुड्स प्लस सर्विसेज। जैसे कंस्ट्रक्शन वाला हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें गुड्स भी आप दे रहे होते हो, सर्विस भी दे रहे होते हो। घर के लिए हो सकता है आप सरिया, ईंटें, सीमेंट, बजरी, ये सारा कुछ भी दे रहे हो, साथ साथ आप क्या कर रहे हो, सर्विस भी दे रहे हो, घर भी बना के दे रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस केस में जो आपको रिसीव होगी रिसीट, वो क्या होगी, उसमें से फाइनल टैक्स वाली निकाल दो, बाकी सारी आपकी टर्नओवर समझी। द कंपनीज शेयर ऑफ अबव अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ AOP। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला। अभी तक हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े, ये टर्नओवर क्या है। हमने कहा भाई ग्रॉस रिसीट्स जो है ना, वो टर्नओवर होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स बेच के जितने आपको पैसे आए वो आपका टर्नओवर समझा जाएगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज दे के जितने पैसे आए वो आपका टर्नओवर समझा जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहे हो, तो जितने पैसे आए आपको वो सारा टर्नओवर। ये डी पॉइंट थोड़ा सा अलग है, से कि ये बंदा है, इसका नाम है हामिद, और ये है PTCL, ये कंपनी। ये दोनों मिलके ना एक AOP बना ले। इस AOP ने 80 रुपये कमाए,
ठीक है, सॉरी 80 रुपये कमाए, 80 का 20% जो है वो हामिद के पास चला गया और 80% जो है वो कंपनी के पास चला गया, BTCL। ये जो 80 रुपये आए हैं यानी AOP का शेयर जो आया है, इसकी बात हो रही है। द कंपनी शेयर ऑफ अबव अमाउंट्स, यानी कि इस AOP ने हो सकता है गुड्स बेची हो सकता है सर्विस दी हो सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। इससे जो अमाउंट, इस काम से जो, इन सारे कामों से जो AOP की अमाउंट आई है, द कंपनी शेयर ऑफ अबव अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP। इन कामों से जो 80% यानी कि 80 रुपये कमाए तो इसका 80% जो इसको मिला है, ये भी उसकी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। BTCL खुद अगर कुछ बेच रही है गुड या सर्विसेज, ये तो टर्नओवर है ही। अगर इसने AOP बनाई है और उससे भी इसको कोई शेयर आया है तो वो भी उसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कवर्स द रिसीट ऑफ ऑल बिजनेस। में उन्होंने जो टर्नओवर की डेफिनेशन डाली है इसमें हर किस्म की एक्टिविटीज से जो भी रिसीट्स आ रही हैं सारा कुछ कवर कर, इंक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की रिसीट अगर आई है तो वो भी टर्नओवर के अंदर include, यानी कि अगर आपने गुड्स बेची हैं उससे कोई पैसे मिले हैं तो टर्नओवर समझा जाएगा, आपने सर्विसेज दी हैं उससे कोई पैसे मिले हैं वो टर्नओवर समझा जाएगा, अगर आपने एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे कोई पैसे मिले हैं वो भी टर्नओवर समझा। अगर आपने कोई AOP के अंदर कंपनी है, कंपनी के केस में ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये कंपनी के केस में है। सिर्फ अगर कंपनी ने किसी AOP के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये कंपनी AOP की मेंबर है, उस केस में अगर उसको शेयर मिला तो वो भी टर्नओवर समझ। प्लस अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की है उससे कोई पैसे आए हैं तो वो भी टर्नओवर टैक्स के अंदर, टर्नओवर के अंदर समझा जाएगा, उसको भी टर्नओवर के अंदर लिया जाएगा जब मिनिमम टैक्स कैलकुलेट, वेयर सच रिसीट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो पार्ट है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकती है या लैंड हो सकती है। लैंड तो सेपरेट ब्लॉक में जाती है तो छोड़ दो, बिल्डिंग जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अगर इसको बेच के कोई रिसीव हुआ है तो ये भी टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करो, फिर इसके ऊपर 1.25% लगाओ और मिनिमम टैक्स। बिजनेस बिल्डिंग सेल प्रोसीड विल बी इंक्लूडेड इन। एग्जाम्पल करते हैं, शॉपकीपर A है, उसने आपको ये डिटेल दी है, उसने कहा है कि भाई मेरी सेल जो है वो है इतनी 95.5 मिलियन। उसने कहा मेरा इसके ऊपर सेल टैक्स था 17.19, यानी कि मेरी टोटल सेल इंक्लूडिंग सेल टैक्स बन गई 112.69 मिलियन। यहाँ पे अगर हम बात करें, शॉपकीपर है, ठीक है, तो शॉपकीपर के केस में जो टर्नओवर है वो ये लिया जाएगा, बस सारे केसेस में टर्नओवर क्या लिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स देखा जाएगा। ठीक है? ये वाला 95.5 मिलियन ये 100 मिलियन से कम है, इसका मतलब है ये सेक्शन जो है मिनिमम टैक्स वाला इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे कोई कंपनी होती तो फिर भी हमने टर्नओवर क्या लेना था, यही लेना था, लेकिन फिर 100 मिलियन वाली बात ना होती, फिर इसके ऊपर अप्लाई हो जाता। क्योंकि ये एक शॉपकीपर था, A था, मतलब इंडिविजुअल था, तो फिर हमने देखा कि भाई इसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा या 100 मिलियन तो नहीं है, तो अगर कम है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि दो चीज़ें, अगर तो इंडिविजुअल है या AOP है तो फिर टर्नओवर को देखना है कि वो 100 मिलियन या उससे ज़्यादा तो नहीं, अगर कंपनियां तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़, टर्नओवर जो देखना है ना वो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स देखना है, ये नहीं देखना, अगर ये देखते तो 100 मिलियन से एक्सीड कर गया था, इसको आपने इस सेक्शन में डाल देना था, लेकिन ये 100 मिलियन से एक्सीड नहीं किया, टर्नओवर ये वाला है। अच्छा, शॉपकीपर B है इंडिविजुअल है, उसने सेल की है इतने की, तो 10 मिलियन, इसने ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 20 में। हमने कहा था टर्नओवर में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके फिर टर्नओवर निकलता, तो टर्नओवर ये निकला है। इसको देखो क्योंकि ये इंडिविजुअल है, क्या ये 100 मिलियन से ज़्यादा तो नहीं है या 100 मिलियन तो नहीं है, ये उससे कम है, सो ये सेक्शन अप्लाई नहीं। अगर आप खाली इसको देखते हो, ट्रेड डिस्काउंट को लेस ना करते, तो फिर इस पर आपने अप्लाई करवा देना, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी एग्जाम्पल है, C है, ये भी इंडिविजुअल है, इसकी सेल है इतनी और अदर इनकम है डिविडेंड वो है इतना। अच्छा, टर्नओवर की बात करें तो हमने कहा कि टर्नओवर के अंदर जो है वो डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा टर्नओवर।
क्योंकि डिविडेंड तो सेपरेट ब्लॉक में जाता है। तो सिर्फ सेल ही टर्नओवर समझी जाएगी, क्योंकि टर्नओवर में हमने कहा या तो वो गुड्स बेचे, या वो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, या वो सर्विसेज दे, या या अगर उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में गेन जाना है, तो उसको मिला के हमने कर। डिविडेंड तो सेपरेट ब्लॉक में, ये नहीं जाएगा। सो हमने इसको देखना है, ये 90.5 मिलियन है, तो इसके ऊपर भी सेक्शन अप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 4, एक कॉलेज है कोई भी, वो क्या करता है, ये सर्विसेज देता है। इसने सर्विसेज कितने की दी हैं, 90.5। पहले हम गुड्स की बात कर रहे थे, अब सर्विसेज कर रहे हैं। जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे गुड्स, जहाँ पे रेवेन्यू या फी होगा वहाँ पे सर्विसेज। इसमें भी डिविडेंड जो है, उसकी इनकम कमाई है 30 मिलियन की, तो हमने इसको टर्न ओवर, ठीक है, इस पर भी सेक्शन अप्लाई नहीं। कंपनी है, कंपनी की सेल है 3 मिलियन, के केस में 100 मिलियन ना देखने लगे, 3 मिलियन है, इसके ऊपर टर्न ओवर टैक्स अप्लाई होना है, ठीक है। टर्न ओवर टैक्स मतलब मिनिमम टैक्स अप्लाई। दिस कंपनी इज आल्सो पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज परचेज 40% ऑफ कैपिटल, मतलब कोई फर्म है उसके अंदर इसने 40% कैपिटल खरीदा हुआ है पार्टनरशिप फर्म का, इसका शेयर जो है 40% आता है। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 1 मिलियन, ठीक है, तो इसका 40% भी इसके टर्नओवर में शामिल हो जाएगा। कैलकुलेट द मिनिमम टैक्स, तो कैलकुलेट करना है आपने। इसकी सेल कितनी है, सेल थी भाईजान इसकी 3 मिलियन, और प्लस इसको 1 मिलियन का 40% आया, यानी इन दोनों को मिला के भी 100 मिलियन से कम ही है। लेकिन क्योंकि कंपनी के केस में हमने वो 100 मिलियन वाली कंडीशन नहीं देखनी, तो इसके ऊपर मिनिमम टैक्स लगेगा। इसके ऊपर 1.25% लगाओ, और 42,500 इसने। एक एओपी है, उसका हमें डाटा दिया गया है। एओपी के डाटा के मुताबिक डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। टैक्सेबल इनकम है इसकी ईयर 1 के अंदर 1 मिलियन, यानी कि 10,50,000। दूसरे साल है 7.2 मिलियन, तीसरे साल है 14.45 मिलियन। अब हमने इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट। अच्छा, हमें क्वेश्चन में टर्न ओवर भी दिया गया। टर्न ओवर है 100.2 मिलियन, 120 मिलियन और 105 मिलियन। एओपी है, इसके ऊपर मिनिमम टैक्स जो है वो लगना है अगर टर्नओवर एक्सीड कर गया 100 मिलियन से, तो तीनों सालों में 100 मिलियन से एक्सीड कर गया, यानी कि वो सेक्शन हमारा अप्लाई होना है। टैक्सेबल इनकम की बात कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम की बात करें तो हम 2 स्टेप में काम किया करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर तो हम ये कर लिया करेंगे कि भाई हम इसकी जो है ना वो निकाल लेते हैं ईयर 1 की टैक्स लायबिलिटी, और नॉर्मल भी निकाल लेते हैं और टर्नओवर वाली भी ईयर 2 की निकाल लेंगे और ईयर 3 की निकाल। तो यहाँ से ही कर, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ईयर्स ले लिए। पहले साल के हिसाब से अगर हम देखें, तो पहले साल इसकी जो टैक्सेबल इनकम थी एनटीआर के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो 1,50,000। तो इस हिसाब से हमने जब टैक्स लायबिलिटी टेबल से देखा नॉन सैलरीड वाला, तो इसकी इतनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 67,500 रुपये। इसके ऊपर क्योंकि मिनिमम टैक्स अप्लाई हो रहा था, 100 मिलियन से ज़्यादा था इसका टर्नओवर, तो उसके ऊपर हमने 1.25% जब लगाया तो इसका ये वाला आ गया मिनिमम टैक्स, 12,52,500। एनटीआर के हिसाब से देखें तो इसकी 7,500 इसने टैक्स देना था, टैक्स कम बन रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भाई नहीं, तुमने 100 मिलियन से एक्सीड कर लिया टर्नओवर में, तो तुम्हें ये टैक्स तो मिनिमम देने ही दे। अब बेचारे के साथ ज्यादती होगी ना, उसने 7,000 देना था, 12,52,500 देना पड़ रहा है। तो पहले साल में क्या है, हमने दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद टर्नओवर टैक्स हायर निकला, तो ये उसने पे करना है। तो इसने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है हायर, इन दोनों में से वो ये गवर्नमेंट को, आई थिंक ये मेरे पीछे चला गया है, ये वाली अमाउंट इसने गवर्नमेंट को। अच्छा, अब बात ये है कि गवर्नमेंट को इसने ये वाली अमाउंट पे करनी है, इसको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा। इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है 1,252,500 माइनस 67,500, तो इसको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी हम पढ़ के हैं। जो आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो मिनिमम टैक्स लगने की वजह से, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 3 सालों के लिए।
इस साल के बाद 3 साल मजीद आपको मिलेंगे, उसमें कैरी फॉरवर्ड जो है एडजस्ट हुआ तो हो, अगर कर सके तो आप कर लोगे। या तो पहले साल की तो ये बात होगी। अगर हम ईयर बाय ईयर करें तो पहला स्टेप क्या है कि हमने पहले साल की एनटीआर के मुताबिक लाइबिलिटी निकाली, ठीक है, और फिर मिनिमम टैक्स के हिसाब से हमने उसकी लाइबिलिटी निकाली। उसके बाद हमने कहा हेड जो बनता है, यानी कम से कम इतना तो देना ही देना है ना, एनटीआर के मुताबिक तो कम था, तो कम से कम इतना तो देने ही देना है। अगर ये ज़्यादा होता तो ये दे रहा होता, ये ना देता, ये कम से कम है कि कम से कम इतना देना, तो इसको ये देना पड़ा है। बाकी जो इसको एक्सेस देना पड़ा है ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। ईयर टू की बात करते हैं। ईयर टू के हिसाब से अगर हम देखें, ईयर टू में इसकी टैक्सेबल इनकम थी 7.2 मिलियन। 7.2 मिलियन की अगर हम जो है वो लाइबिलिटी कैलकुलेट करें एनटीआर के मुताबिक, तो इस तरीके से ये इतनी बनेगी, 23,30,30,30,30,000। मिनिमम टैक्स देखें तो मिनिमम टैक्स लगेगा और वो इतना बनेगा, 15 लाख। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में उसकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ये थी, तो मिनिमम से तो वो ज़्यादा थी, तो उसको वही पे करनी पड़नी थी। लेकिन आप ज़रा देखो, इसने कैरी फॉरवर्ड भी तो किया हुआ है ये वाला जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया है। तो भाई ये वाला जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया हुआ है, ये आपने क्या करना है, ये उसमें से एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट इतना करना है कि कम से कम आप मिनिमम टैक्स जो है 1.5 मिलियन इतना दो। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इतनी लिख लो, नीचे लिख लो कि मिनिमम टैक्स जो है वो इतना है। इसके ऊपर जो इनका गैप है ना, वो एडजस्ट कर लो। सारा एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा एडजस्ट किया तो मिनिमम से कम टैक्स आप दे रहे हो, मिनिमम तो देने ही देना है, तो आपने कम से कम इतना तो देने ही देना है, जो हमने सेकंड ईयर में निकाला हुआ था मिनिमम टैक्स 1.5 मिलियन, इतना तो देने देना है। तो आपने नीचे यहाँ पे ये लिख लिया कि भाई कम से कम तो इतना देना है, और वैसे इतना बन रहा है, और पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, उसको देख लोगे कितना इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर है, वो आप पिछले साल का जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लो। अच्छा, वो एडजस्ट करने के बाद भी ना, आपका पहले इतना था, उसमें से इतना आपने एडजस्ट कर लिया, अभी भी 3,55,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तीसरे साल की बात करते हैं, तो तीसरे साल की एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी उसकी इतनी बन रही है, और जो मिनिमम टैक्स के हिसाब से इतनी बन, अब उसमें मिनिमम इतना तो देने ही देना है, हालांकि इसके पास कैरी फॉरवर्ड है, अगर वो एडजस्ट करने के बाद भी इसने इतने देना देना, तो इसमें से ये नॉर्मल इसका ज़्यादा है, ये इसको देना था, लेकिन इसके पिछले 2 सालों के बाद जो है, पिछले साल एडजस्ट करने के बाद 355 जो था वो बचा हुआ था, तो ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, इसमें से इतना एडजस्ट कर लो, बाकी जितना है वो पे कर लेना। यहाँ पे हमने मिनिमम की लिमिट नहीं लगाई, क्योंकि ये एडजस्ट होने के बाद भी मिनिमम से कम नहीं हुआ। अब आपने एक काम करना है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आपने ये एग्जाम्पल खुद करनी है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा आपने खुद करनी है, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। इनकम फ्रॉम बिजनेस के हमने क्वेश्चन बहुत डिटेल में कर लिए। अब उन क्वेश्चन को करने के बाद एडिशनल एक चीज़ आ गई है, मिनिमम टैक्स। आपने देखना है, पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया इनकम फ्रॉम बिजनेस का, अब आपने देखना है कि भाई ये इस जो बंदा है या कोई कंपनी है या एओपी है, इसके ऊपर मिनिमम टैक्स तो नहीं लग रहा, कंपनी में तो फिर तो लग ही जाएगा, सिर्फ कंपनी के केस में तो लगने लगा। अगर मिनिमम टैक्स लग गया तो एंड पे आपने एक कैलकुलेशन करनी है मिनिमम टैक्स की, उस हिसाब से देखना है कि नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स में से कौन सा ज़्यादा आ रहा है, तो वो आपने लाजमी कैलकुलेट, उस हिसाब से फिर ये हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं, फिर जब आप ये समझ लोगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप के समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन लाजमी पास पेपर का करें, ठीक है। मेरे नोट्स में भी आगे जो है पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ये सारे आप करना शुरू कर दें। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।